नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषण की, आज हम बात करेंगे पोषण की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माई एम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है, इसे दबाइए और पास में जो बेल आइकन का निशान है इसे भी दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे सारे नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पोषण की। पोषण में सबसे पहले भोजन की। जो शरीर की वृद्धि या विकास के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं? भोजन। भोजन किस लिए आवश्यक होता है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। भोजन के मुख्य अवयव देख लेते हैं, मैक्रो या मेजर। ये 3 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसे हम लिपिड भी बोलते हैं, और प्रोटीन। कितने मुख्य अवयव होते हैं भोजन के? 3। कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसे लिपिड भी कहते हैं, और प्रोटीन। दूसरे देख लेते हैं सूक्ष्म या अल्पअवयव, माइनर या माइक्रो। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: विटामिन, खनिज लवण और जल। सूक्ष्म या अल्पअवयव कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? विटामिन, खनिज लवण और जल। अन्य अवयव होते हैं जैसे पोषक तंतु, एंटीऑक्सीडेंट। भोजन में कार्बनिक घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। कार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। अकार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं? खनिज, लवण और जल। संतुलित आहार किसे कहा जाता है? हम देख लेते हैं कि प्रोटीन। संतुलित आहार के अंदर प्रोटीन भोजन का 1/5 भाग होना चाहिए, वसा भी 1/5 भाग होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 3/5 भाग होना चाहिए। प्रतिदिन आवश्यकता 75 किलोग्राम के व्यक्ति के लिए। यह सामान्यतः एक औसतन बताया गया है कि जिस व्यक्ति का वजन 75 किलो हो उसके लिए प्रतिदिन प्रोटीन भोजन का 1/5 भाग होना चाहिए, और वसा भी भोजन में 1/5 भाग होनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट भोजन का 3/5 भाग होना चाहिए। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। 350 से 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम। सेकंड हम बात करते हैं वसा की, 75 ग्राम। और थर्ड हम बात करते हैं प्रोटीन की, 75 ग्राम। तो डेली के भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 350 से 400 ग्राम। वसा की मात्रा होनी चाहिए 75 ग्राम, और प्रोटीन की भी मात्रा होनी चाहिए 75 ग्राम। इसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 350 से 400 ग्राम, वसा की मात्रा 75 ग्राम और प्रोटीन की मात्रा 75 ग्राम। भोजन से प्राप्त ऊर्जा किलो कैलोरी में मापी जाती है। भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे किस मात्रा में मापी जाती है? किलो कैलोरी में। उपकरण बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर उपकरण कौन सा है? बॉम कैलोरीमीटर। स्वस्थ व्यक्ति में देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं में कितनी ऊर्जा लगती है दैनिक कार्यों के लिए। सामान्य कार्य के लिए पुरुष में ऊर्जा चाहिए 2400 किलो कैलोरी, 2400 किलो कैलोरी, और महिलाओं में 2200 किलो कैलोरी, 2200 किलो कैलोरी। मध्यम कार्य के लिए 3000 किलो कैलोरी पुरुषों में तो ऊर्जा चाहिए, और 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए महिलाओं में मध्यम कार्य करने के लिए। और कठिन कार्य करने के लिए जैसे किसान और मजदूर होते हैं उनको कितनी ऊर्जा चाहिए? 4000 किलो कैलोरी प्रतिदिन। और महिलाओं की कितनी चाहिए कठिन कार्य के लिए? 3700 किलो कैलोरी। तो ये कुछ ऊर्जा दी गई है सामान्य, मध्यम कार्य और कठिन कार्यों के लिए पुरुषों और महिलाओं के बारे में। गर्भवती महिला या स्तनपान करवाने वाली जो महिला है उसे ऊर्जा कितनी चाहिए डेली की? 2800 किलो कैलोरी। पोषण की दृष्टि से बीपीएल शहर में 2100 किलो कैलोरी और गांव में 2400 किलो कैलोरी से नीचे।
पोषण की दृष्टि से बीपीएल, शहर में तो कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए इनको, 2100 किलो कैलोरी से नीचे, और गांव में 2400 किलो कैलोरी से नीचे। अब हम बात करते हैं कुपोषण की। दैनिक जीवन में लिए गए आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की या आवश्यक पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति या कमी होने के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कुपोषण कहते हैं। कि भोजन के अंदर प्राप्त पोषक तत्व या पोषक पदार्थ नहीं होंगे तो इससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा और उसे ही कुपोषण कहते हैं। संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं संतुलित आहार कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। तो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है? 2:1। आहार में सर्वाधिक मात्रा इसी की होती है। आहार में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ये भोजन का 3/5 भाग होना चाहिए और प्रोटीन और वसा 1/5 होनी चाहिए। तो सर्वाधिक मात्रा भोजन में किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ये प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत होते हैं, अर्थात ऊर्जा के उत्पादक होते हैं। ऊर्जा के उत्पादक कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सेवन करते हैं। खिलाड़ी होते हैं जो खेल से तुरंत पहले ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर में आसानी से मिश्रित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रतिदिन सेवन 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट संतुलित भोजन आहार के अंदर खाना चाहिए। तो 400 ग्राम से ऊर्जा कितनी होगी? 1600 किलो कैलोरी। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1600 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? अनाज जैसे गेहूं, चावल सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम मक्का और बाजरा में, जैसे मीठे फल, केला, आलू, शकरकंद, इनसे भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कितने भागों में? 3। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर कार्बन परमाणु 1 से 6 तक मोनोसेकेराइड के अंदर कार्बन परमाणु 1 से 6 तक। इसे शर्करा कहा जाता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। उदाहरण जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। मोनोसेकेराइड के उदाहरण क्या हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये उदाहरण आप याद रखना। डाइसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ मिलकर डाइसेकेराइड बनाती हैं। इसे भी शर्करा कहा जाता है। ये भी मीठी होती है और ये भी जल में घुलनशील होती हैं। इसके उदाहरण हैं सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। सुक्रोज किसे कहते हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को। माल्टोज किसे कहते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को। और लैक्टोज किसे कहते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को। तो डाइसेकेराइड क्या होती है कि 2 मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड बनाती है, और इसमें भी मोनोसेकेराइड की तरह ये भी मीठी होती है। इसे भी शर्करा कहा जाता है और ये भी जल में घुलनशील होती है। और इसके उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब हम तीसरी पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। हजारों मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। इन्हें शर्करा नहीं कहती। यह स्वाद में मीठी नहीं होती। ये जल में घुलनशील नहीं होते। जैसे इसके उदाहरण होता है स्टार्च, मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। सबसे सरल शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं।
रक्त में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित शर्करा ग्लूकोज। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज, क्योंकि कोशिका को ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए कोशिका का ईंधन ग्लूकोज। रक्त में मात्रा 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त में। नियंत्रण इसका होता है इंसुलिन हार्मोन से। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। तो रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है? 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त में। नियंत्रण होता है इसका इंसुलिन हार्मोन से, और इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि से। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर मधुमेह, शुगर या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मधुमेह, शुगर या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। अब हम दूसरी शर्करा की बात करते हैं, फ्रक्टोज। इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा, प्रकृति की, न कि कृत्रिम, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं। शहद में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। शुक्राणुओं का पोषण किस शर्करा से होता है? फ्रक्टोज से। नोट: प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा तो है फ्रक्टोज, और प्रकृति का सबसे मीठा पदार्थ है सेक्रिन तथा एस्पार्टिन। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज और सबसे मीठा पदार्थ सेक्रिन तथा एस्पार्टिन। शुगर के रोगियों को दी जाने वाली शुगर फ्री मिठाइयाँ सेक्रिन की बनी होती हैं। जो शुगर के रोगी होते हैं, डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, उनको जो शुगर फ्री मिठाइयाँ दी जाती है वो किससे बनी होती है? उसको बनाने में किसका निर्माण किया जाता है? शर्करा की जगह सेक्रिन का। अब हम बात करते हैं तीसरी शर्करा, लैक्टोज। दूध में उपस्थित होती है, इसे दूध की शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं सुक्रोज की। इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं, जिसे हम चीनी भी कहते हैं। तो गन्ने की शर्करा सुक्रोज, रसोई घर की शर्करा सुक्रोज, व्यापारिक शर्करा सुक्रोज, टेबल शर्करा सुक्रोज, ईसु शर्करा या प्रतीप शर्करा सुक्रोज। अब हम बात करते हैं पांचवी शर्करा, माल्टोज। इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। अंकुरित अनाज की शर्करा, बीजों की शर्करा, ये बीजों में पाई जाती है, इसलिए इसे बीजों की शर्करा कहते हैं, माल्टोज को। अब हम बात करते हैं लैक्टोज को। ये दूध में उपस्थित होती है, इसे दूध की शर्करा कहते हैं। दूध का मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। तो इससे आगे हम करेंगे कल। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।